देखो आंसर राइटिंग के लिए अब कमर कस लो, जितना हो सके मैक्सिमम उत्तर लेखन करना है। ये दिमाग में अवधारणा बैठा लो। घर पे रहते हो, कहीं भी रहते हो, मैं कहता हूँ आप यदि बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो, कोई विषय वस्तु आपको मिल जाती है, उसमें लिखना सीखो। जितना भी हो सके उतना लिखना सीखना है। उत्तर लेखन कैसे करते हैं उसको लेकर के एक बाकायदा मैं क्लास लूँगा। उसमें मैं आपको बहुत क्रमबद्धता से चीज़ें बताऊंगा कि आंसर राइटिंग करते हैं तो उसकी क्या विस्तार होना चाहिए, क्या परिधि होनी चाहिए, किस क्रमबद्धता से प्रश्न को लिखना है। क्वेश्चन में जो लास्ट में की पॉइंट दिए होते हैं, समीक्षा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए, इन सब का क्या मतलब होता है, इनका भी मीनिंग होता है। ठीक है, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको चर्चा करके आया हो और आप उसमें समीक्षा करके चले आएँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन करके चले आएँ, तो ये भी आपको अच्छा खासा आपने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं किया, आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसलिए अब आपको दिमाग में बैठा करके उत्तर लेखन और टेस्ट के लिए तैयार हो जाना है। टेस्ट के लिए तैयार हो जाना है। देखो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे आपको लगे कि आपका जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, या जिनका कंप्लीट उनको लग रहा है कि हमारी तैयारी ठीक है, तो आपके लिए विशेष सुविधा है हमारी वेबसाइट में टेस्ट सीरीज की। ठीक है, टेस्ट सीरीज पेड है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े स्तर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप प्री की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वहाँ पर है, उसमें माइनस मार्किंग भी आपको होगी, उसमें टाइमर लगा हुआ है, 2 घंटे के टाइमर के बाद आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। उसमें आपको ये भी दिखाया जाएगा कि टॉपर के साथ आपका कंपेयर है, ये भी आपको दिखाया जाएगा कि कितने समय में किस क्वेश्चन को आपने टाइम लिया। तुक्का मारेंगे तो 1 ही सेकंड में हो जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा कितने में तुक्का मारा है। ठीक है, घट पिट के उतना ही आ जाना है। तो आने वाले समय बाद फिर आप प्री की भी मैं यहीं पर ही सबको एक बार बैठाएंगे, अपना डिवाइस लेके आइए। ठीक है, यहाँ पर भी आप बैठ करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं प्री की, लेकिन उससे पहले आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सीधी साफ सी बात। ठीक है, चूँकि वो एक पैनल पे है तो उसी पैनल पे आपको कोई असुविधा नहीं है। उस पर लगभग अभी 500 के आसपास बच्चे दे रहे हैं टेस्ट। ठीक है, उस पैनल में धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। तो एक दिन हम एक काम करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित करेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में हम लोग उसको मिनिमम चार्ज करके, ज़्यादा उसका फ़ी नहीं रखेंगे, और ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज़ करेंगे। उसमें कम से कम 5000, 6000, 7000 अच्छा बच्चे बैठे तो आपकी रैंक आपको पता चलेगी। एक समय होगा, उसी समय में ओपन होगी, फिर बंद हो जाएगी वो टेस्ट सीरीज़। तो उसमें एक साथ बच्चे बैठेंगे, तो ये काम हम करेंगे बीच बीच में, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। और मेंस का काम हमारा निरंतर गति से चलेगा। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आगे में 10 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर एक पूरा 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। और उस पेपर में जैसे कि पेपर 1 है, जीएस का पेपर 1 है, उसमें हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। इन तीनों सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन से ही संबंधित क्वेश्चन पेपर होगा वो। तो जब आप इतना लिख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप में किस तरीके की कमी रह जाएगी। समझ रहे हैं, इतना लिखवा देंगे। एक तो क्लास में पहली बात स्पीड की दिक्कत ख़त्म, स्पीड आपकी ज़बरदस्त होने वाली है। दिमाग से हटा दो कि स्पीड कम है, क्वेश्चन का टाइम कम मिल रहा है या कुछ हो रहा है, वो हमारी समस्या, हम उसका समाधान कर लेंगे। आपको काम करना है कंटेंट पे। देखो एक चीज़ और ध्यान दो, एक बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग करते समय कुछ भी नहीं लिखना है। पहला काम करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या है आपका। पहला काम समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। यदि कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो उसमें आपको ये समझना होता है कि उस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये भी होता है कि 4 क्वेश्चन भी छुपे होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको लगे, जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्ज़ाम हॉल पे जाएंगे और वहाँ पे आपको लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा, बल्कि एक अलग से पेपर मिल जाएगा कि आप उसे घर भी ला सकते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हो तो लिखने के बाद उसको ब्रेक कर लेते हैं कि 4 आंसर देने हैं मुझे, इसमें 4 आंसर देने हैं। और उसमें ये भी लिख गया आपका, क्या लिख जाता है उसमें, ये भी लिख जाता है कि आपको 4 आंसर तो देने ही है, लेकिन 4 आंसर के साथ साथ आपके पास वर्ड लिमिट है, 150 वर्ड, 200 वर्ड। तो अब आपको कितने में, किस में कितना ज़्यादा वो रखना है वो भी है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से जिसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि वो ज़्यादा बोल वचन पढ़े। एग्जामिनर बहुत योग्य व्यक्ति होता है, 20 साल 25 साल का अनुभव किया हुआ बंदा है पर्टिकुलर टॉपिक का।
ठीक है। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप बुलेट टू बुलेट पॉइंट में लिखें। शुरुआत में थोड़ा सा आप उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, 2 लाइन 4 लाइन में 20 से 30 वर्ड अपने खर्च कर सकते हैं। इसके बाद सीधा बुलेट टू बुलेट पॉइंट बना के लिख दीजिए। 1 2 3 4 करके मत लिखिए, आप पॉइंट बना करके उसको आंसर को फ्रेम कर दीजिए। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट जितने दे सकते हो बेहतर। एग्जामिनर कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ पॉइंट सही है, पॉइंट के आधार पे आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। एक चीज़ और हो सकता है, ग्राफ बना के दे दीजिए, पाई चार्ट बना के दे दीजिए, समय कम मिल रहा हो। अब जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आता है, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारकों की समीक्षा कीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। एक टाइम नहीं है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, एक पाई चार्ट बना सकते हो, कैसा भी करके पाई चार्ट बना सकते हो और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो बाढ़, ठीक है, राइटर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, किसने बाढ़ के बारे में कहा, मार्शल महोदय ने कहा, मैक्स मुलर ने कहा, किसने कहा। दूसरा लिख सकते हो प्राकृतिक परिस्थिति पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया। तीसरा मरुस्थलीकरण। चौथा आर्यों का आक्रमण, ठीक है। चौथा, पांचवा प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। चौथा नगरीकरण का विनाश, उदय नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आ रही थी, ठीक है, तो नगरीकरण का पतन होता रहा। क्या हुआ, कृषि में नकारात्मक प्रभाव देखने लगा, प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन के कारण से, मरुस्थलीकरण के प्रभाव का, जिसके कारण से नगरीकरण का पतन होता चला गया। तो बहुत सारे कारण एग्जामिनर, तो ऐसे करके भी लिख दोगे तो एग्जामिनर जब मोटी दृष्टिकोण से दृष्टिपात करेगा, हाँ ठीक है सभी कारण सही है, काम खत्म। एक ही दृष्टि से देखा, आपने कितने वर्ड लिखे, 1 2 3 4 5 6 10 15 वर्ड में आंसर दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी उत्तर लेखन किया जा सकता है और आराम से 5 नंबर दे के निकल लेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्राफ नहीं, 4-6 शब्द ऊपर लिख दो, कुछ नीचे कंक्लूजन में डाल दो, ठीक है। जहाँ पे आपका बीओ पॉइंट पूछा जाए वहाँ पे अपने अनुसार नहीं लिखा जाता कोई भी चीज़। हु आर यू, आप कौन हो, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन हो, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हो, बजट के अनुसार हो, फाइनेंस कमीशन की कोई वेबसाइट में बात लिखी हो, किसी महापुरुष का कोई कथन हो, ठीक है, किसी कमेटी की बहुत ही बेहतर, तो वो चीज़ें लिखी जाती हैं। आपके अनुसार का मतलब क्या है, आप इतने योग्य थोड़ो ना है कि आप अपने अनुसार, मेरे अनुसार ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपको मैक्सिमम जो भी कोई टॉपिक है उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो संविधान है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आता है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान होते हुए भी बहुत सारे विषयों पर मौन है। अब इसके लिए यदि मैंने संविधान समीक्षा का आयोग जो 2002 में, जिसमें एम वेंकट चलैया, 50 साल पूरे हुए थे ना भारतीय संविधान को सन 2000 में, है ना, तो एम वेंकट चलैया की अध्यक्षता में जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। उसकी रिकमेंडेशन यदि आपने पढ़ी हो तो आप आराम से पूरे संविधान की बातें लिख सकते हैं। और जब आप रेफरेंस देंगे, किसी भी चीज़ में रेफरेंस दीजिए, एनएसएसओ के आधार पे, है ना, कोई बड़ी राष्ट्रीय संस्था हो, उसका कोई आंकड़ा हो, उसका रेफरेंस देना बहुत अच्छा होता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। आप तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं, एनालिसिस उसी के आधार पे करेंगे। आप अपने आधार पे कुछ नहीं करना है, ये दिमाग में बैठा लेना है। आप कोई नहीं होते हो कुछ भी बोलने वाले, आप कोई नहीं होते हो कुछ भी बोलने वाले, समझ रहे हैं, ठीक है। जो भी हो, आप किसी भी आयोग, हाँ भाई हो सकता है कभी कभी होता है कि आपका भी वो पॉइंट आपको लगता है बड़ा मजबूत है, तर्कशील है, तो आप दे भी सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग करो किसी सरकार की, किसी भी संस्था का रेफरेंस दो। बिना रेफरेंस दिए आंसर राइटिंग नहीं करना। हाँ, नीति शास्त्र अलग विषय है। नीति शास्त्र में तो बताया ना, 50 लोग होंगे तो 50 के अपने अपने व्यू हो सकते हैं। 50 लोग होंगे तो 50 लोग अपने अपने व्यू पॉइंट दे सकते हैं। इथिक्स अलग चीज़ है। इथिक्स मैंने बताया ना, इथिक्स क्या है, बहुत आसान शब्दों में इथिक्स को समझाना हो तो इथिक्स में ना तो कुछ अच्छा होता ना तो कुछ बुरा होता। इथिक्स परिस्थिति जन्य होती है। आपकी परिस्थिति के अनुसार कोई चीज़ अलग है, मेरी परिस्थिति के अनुसार अलग है, उसकी परिस्थिति के अनुसार अलग है, और सबके हिसाब से अलग अलग है इथिक्स। और हर समय परिस्थिति पे इथिक्स बदल जाती है। तो नैतिकता का मतलब क्या है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, कभी वो है कभी भी नहीं है, ठीक है। अब आपको केसेस वगैरह बताए जा रहे होंगे, मुझे लग रहा है केस स्टडी है, आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे बातें। जितना केस लिखोगे, जितना तर्कशील प्राणी बनोगे, इथिक्स आपका बेहतर होता जाएगा।
ठीक है। बाकी परेशान मत हो, इथिक्स में आने वाले समय में एक मास्टर वीडियो दूंगा मैं। जब मास्टर वीडियो दूंगा तो उसमें आपकी इथिक्स की जितनी और समस्याएं नहीं समझ में आ रहा, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में मैं मास्टर वीडियो दूंगा आपको। आधुनिक भारत का भी बन रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो आधुनिक भारत का मास्टर वीडियो आपको सरप्राइजली मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारी सामग्री एक ही क्लास में समाहित होती है, तो वो आपको बहुत ही मदद करेगा। भूगोल के दोनों मैंने पब्लिश करा दिए हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। एक पार्ट और आएगा भारत के भूगोल का, जैसे ही वो बन के तैयार होगा वो भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी मैं आने वाले समय में, अभी कल हमारा अब रेगुलर रूप से, कल तो छुट्टी है ना, कल आप लोगों की छुट्टी है,